अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर कोई पिछले अपना 2 स्लाइड्स का कोई है क्वेश्चन तो वो कर ले आप लोग। सर कल एक न्यूज आई थी कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 2 माह के लिए सर कर दिए गए हैं, यानी 8% से 7% पे आ गए हैं सर। हाँ जी बिल्कुल आ तो गए हैं। सर तो अब ये क्रेडिट रिस्क पे कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं देखें, क्रेडिट रिस्क होता है लैंडिंग के बाद। अच्छा सर। यानी जो क्रेडिट रिस्क होता है ना वो लैंडिंग के बाद होता है, ये मार्केट रिस्क होगा। मार्केट रिस्क का हिस्सा हाँ होगा। जी, इसको हम अब नेक्स्ट जो है ना कमिंग लेक्चर उसमें कवर करेंगे। क्रेडिट रिस्क उस वक्त होता है जब आप किसी को उधार दे देते हैं और वो यस सर। बंदा आपको उधार वापस नहीं करता, उसका इंटरेस्ट रेट से लेना देना नहीं है। लेकिन सर क्रेडिट रिस्क में तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों तो बिल्कुल शामिल लेते हैं, होते हैं सर। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट मसलन अब जो आज स्टेट बैंक ने इसको डिक्रीज किया है, वो यस सर। किया है आज से ऑनवर्ड, यानी जो आने वाले दिनों में जो लैंडिंग होगी उसका उन्होंने हाँ। बेंचमार्क बनाया है। ये जो पहले अच्छा हो सर। चुके हैं उस पे ये कम नहीं होगा। लेकिन सर जब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसने उसके बिल्कुल साथ किया होता है होगा फ्लोटिंग रेट ऑफ उसके इंटरेस्ट, लिए। वो आपको पता है हर 6 माह या साल के बाद रिवाइज होता है। अच्छा सर। यानी वो जो आप बात कर रहे हो ना काइबर की, यस सर। हाँ जी, तो काइबर जो है वो अब 1 साल के लिए, 6 माह के लिए, वो हर बैंक वेरी करता है, वो एग्रीमेंट में होता है कि 1 ईयर का काइबर है, 6 मंथ का काइबर है। सर अब वो नॉर्मली जिस तरह ये पैकेज आ गया, मिसाल के तौर पे फ्लोटिंग नॉर्मली लोग लेते इस वजह से हैं कि वो ये सोचते हैं कि आगे फ्यूचर काइबर कम होता जाएगा ना सर। हाँ तो जी, हाँ जिस जी, तरह इसमें अब एक। जी सर ये बोलें जरूरी सर। नहीं है। ये अब आप देखें, यही चीज होती है जो एक बिजनेसमैन ने और बैंकर ने फोरकास्ट करनी होती है। जब उसको यस पता है सर। कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होना है, तो जो यस सर। बारोअर है उसकी कोशिश होगी कि वो काइबर पे जाए, फ्लोटिंग पे। यस। यस सर उसके फ्लोटिंग। मुकाबले में बैंकर का क्या होगा, उसको पता है आने वाले दिनों में मेरी इनकम पे इफेक्ट हो सकता है, वो कोशिश करेगा मैं फिक्स्ड पे जाऊं। यस सर। इसी तरह अब आप देखें तो आज से साल पहले जैसे जब बढ़ना शुरू हुआ था, यस सर। ये कम तो नहीं ना होता, हर दफा बढ़ता भी तो है ना। बढ़ता भी है, यस सर, बिल्कुल ठीक सर है, जब बढ़ता बढ़ता है तो बारवर की फिर कोशिश होती है कि मैं फिक्स्ड लूं, है। यस सर। और बैंकर की लेकिन कोशिश होती है मैं फ्लोटिंग दूं। फ्लोटिंग रो बिल्कुल सर। तो ये तो कंडीशन वाइज डिफर करता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बारवर जो है वो फ्लोटिंग को समझता है मेरे लिए फायदा है और बैंकर कहता है फिक्स, नहीं, ये डिपेंड करता है। और यही तो फोरकास्टिंग होती है। ये जो बैंक के चीफ यस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, वो आज से यस तीन सर। साल आगे तो देख रही होती है। और तो बिल्कुल उनका कोई काम बिल्कुल नहीं सर। होता, वो कौन सा लोन एप्लीकेशंस को वैल्यूएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो सिर्फ बैठ के यस सर। पॉलिसी डिसीजन देते हैं। यस सर बिल्कुल सर। ठीक है ना, और तो यही सर सारा इस उनका होता हवाले है। से सर फिर ये अभी जो, यानी ये 2 माह के लिए इंटरेस्ट रेट 7% पे आ गए हैं, ये दो तो माह जो के लिए, फ्लोटिंग हाँ जी, रेट ऑफ। टिल टिल, हाँ जी, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना ये अब काम आ गया है। अब आप लोगों ने यस सर। अपना इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। यस सर बिल्कुल सर। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा। यस सर। ट्रेड साइकिल पढ़ा था, ट्रेड साइकिल सर। जिसको बिजनेस साइकिल भी कहते थे। बिजनेस साइकिल आई थिंक पढ़ा था, ट्रेड साइकिल। वो ट्रेड साइकिल का ही नाम है, बिजनेस यस सर आई साइकिल। थिंक। उसकी कितनी स्टेजेस थी? अच्छा 4 थी। अच्छा सर, अच्छा सर। 4 थी आई थिंक सर। हाँ जी, बूम था, डिक्लाइन था, रिकवरी था, एक रिसेशन था। रिकवरी था, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही था। रिसेशन, बिल्कुल। आजकल आप जब बिल्कुल सर, डिबेट्स हाँ अब सुनते हैं याद तो आ कहते नहीं है इकोनॉमी रिसेशन का शिकार हुई हुई है। गया। रिसेशन का शिकार है, यस सर बिल्कुल तो सर। जब कल वो रिसेशन कह से रहे थे। इकोनॉमी को, हाँ जी, रिसेशन से जब इकोनॉमी को निकाला जाता है तो इकोनॉमिक्स कहती है आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम करें। यस सर बिल्कुल तो सर। ये भी वही कर रहे हैं। यस सर। नहीं सर, अब अगर ये यानी इंटरेस्ट रेट यानी जो कम हो गया है, तो जो फ्लोटिंग पे रेट्स जिन्होंने लिया वो होगा भी उनके लिए अल्टीमेट सर जो, फायदा होगा कोई सर, उनको यानी उनको कोई वो बिल्कुल जो होगा फायदा कि। होगा, क्योंकि अब इसी की बेस पे काइबर निकलेगा। यस सर बिल्कुल सर।
ठीक है ना। और फिर अब उनका जब इस टाइम पीरियड खत्म होगा, जब अगले साल के लिए वो या अगले 6 माह के लिए बाई एनुअल वो काइबर लेंगे, तो वो भी तो अब यस कम हो सर, जाएगा ना। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो ये इस तरह होता है जी। और जी कोई क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन थैंक जो यू है सर। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था और मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये यस सर, हमारे थैंक यू क्रेडिट सर। रिस्क से रिलेटेड नहीं पहले है। तो शरबत बनाओ, यस सर। निहार मुंह पीते हैं। तलहा, तलहा अपना माइक ऑफ कर दो सारे यार, माइक ऑफ कर दो प्लीज। ओके सर सर, वो थैंक यू सर। स्टेज पे सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी जी। और क्वेश्चन करें जी, किसने करना है? जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि कल मैं देख रहा था ना स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, जी जी। उसमें वो कह रहे थे कि ये जो जुलाई अब आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उसमें तकरीबन 3.3 ट्रिलियन रुपीस के ना जो लोन्स है वो जी रीप्राइस होने हैं। तो बिल्कुल ऐसे। इससे जो जो हमने जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है, उससे डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो हाउस होल्ड्स को और बिजनेसेस को जाएंगे। नहीं तो नहीं, सर ये वो जो तो रीप्राइस। हाँ जी मैं बताता हूँ। ये जो है ना जी रीप्राइसिंग, सर। इसमें ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है ना मॉनेटरी पॉलिसी, वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो एक बैंक लेता है, उससे कम पे वो नहीं कर सकता। जी जी सर। ठीक है ना। जब वो 13% था तो कोई भी बैंक 13 से कम पे नहीं कर सकता था। जी सर। अब वो 7 पे आ गया। इसका मतलब है एक पहले जो फाइनेंसिंग होनी थी, जो मिनिमम 13 पे होनी थी, अब वो मिनिमम जी 7 पे आ गई है। जी जी इसमें इसमें होता क्या है, जो बैंक है ना, बैंक बैंक जी अपना सर। स्प्रेड उतना ही रखता है, प्राइस में कमी बेशी हो जाती है। बिल्कुल सर। और तो जब सर ये प्राइस कम रीप्राइस। होती है, हाँ जी, जी सर। जब प्राइस कम होती है, फिर अगेन मैं इकोनॉमिक्स को लाऊंगा बीच में। लॉ ऑफ बिल्कुल डिमांड है। सर। बिल्कुल सर। वो क्या कहता है? वो कहता है हाई डिमांड प्राइस होगी तो। कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, हाई यस डिमांड सर, हो बिल्कुल जाएगी। सर, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये इस जी तरह होता है ये। जी। और सर सर और इसमें इस सर सर, एक दूसरा क्वेश्चन लेना था सर इसमें कि एक मिनट में ये आप कर रहे हैं। ना जी, मैं कंप्लीट कर लूँ ज़रा। और सर ये अभी जो वेडनेसडे गुजरा है, इसमें जो स्टेट बैंक है उसने अपना वो पीआईबी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो है वो इशू किए थे, उसकी हम्म, ऑक्शन की थी। हम्म, तो सर उन्होंने जो टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हुआ। उनका उनका तकरीबन टारगेट था 140 बिलियन कलेक्ट करने का ना, लेकिन उनके आई थिंक हुए थे ऑलमोस्ट 112 बिलियन रुपीस रेज हुए थे। तो इस पे वो यही कह रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुए हैं उसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कि लोगों बिल्कुल का ऐसा जो ही है। है। बिल्कुल सर। तो यानी कि एक तरफ चले आप बेनिफिट भी हो इसमें रहा फिर अपना, मैं अब थोड़ा सा ना आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बुक्स हम पढ़ते हैं ना, उनका है। कहीं जी ना सर। कहीं पे रोल है। अब हमें समझ नहीं यस। आती। पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी लॉ ऑफ डिमांड की। बिल्कुल अब मैं सर। आपको अगली एग्जांपल दूंगा लॉ ऑफ सप्लाई की। जी। तो अब जिन लोगों ने पैसे जमा करवाने थे इंटरेस्ट रेट के लिए, अब उन्होंने मनी को सप्लाई करना था ना। यस सर। तो अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो यही अगर यस। 13 के पास होता तो उनका टारगेट आसानी से अचीव हो जाता, क्योंकि अब बिल्कुल सर, इंटरेस्ट रेट यही। कम हुए हैं, इसलिए उनका टारगेट अचीव नहीं हो सका। जी बिल्कुल सर, यही यही ठीक वजह हो है। गया ना जी? अब इसी आप तरह। समझ गए ना चीजों बिल्कुल। को। तो जी लॉ जी ऑफ सर। डिमांड और सप्लाई हमें सिर्फ कमोडिटीज की नहीं बताती, ये किसी भी चीज की हो सकती है। बिल्कुल सर। तो सर ठीक है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हैं तो इससे यानी कि इनके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। इनके जो ये जो बेनिफिट्स इस इस तरह। वक्त इसलिए ज्यादा हैं, इसके दो तरह के बेनिफिट्स होंगे। एक तो इससे जी सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की रिवाइवल जो है उसको हम हेल्प आउट करेंगे। जी सर। यस सर। प्राइसेस कम होंगी लोन की, लोग ज्यादा से यस। ज्यादा कर्जे लेके कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल सर। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज्यादा बोरोइंग की हुई है। बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है ना, वो ज्यादातर फ्लोटिंग पे होती है। जी। अब जब ये रेट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल सर। ठीक हो गया ना। तो इसके टू फोल्ड, और जी ये चीजें आप जब कोई आता है ना यहाँ पे न्यूज, बिजनेस न्यूज या बिजनेस जी रिकॉर्डर, जी वहां जी। पे पढ़ा करें और इसको सोचा करें बिल्कुल ये सर। ऐसा क्यों हुआ है।
जी सर, वही वहीं से यानी कि न्यूज़ पढ़ रहा था हाँ ना जी, कल ये मैं, न्यूज पढ़ी है ना। तो अब आप देखें, इन्फ्लेशन का। आपने बुक सारी पढ़ी हुई है, आपको बिल्कुल आती सर। भी है, लेकिन आपने सिर्फ यस सर। उसको नंबरों के लिए जो है वो अपना समझा है, पढ़ा है, कभी ये नहीं देखा कि रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। जी सर। और जी इसके अलावा सर एक बात पूछनी थी कि आपने भी कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोर्डिंग की हुई है और गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ेगा, तो बिल्कुल। सर इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक से की हुई है बोर्डिंग, उन पे कम पे करना हाँ जी, पड़ेगा। अब आपको पता ही है, अपना गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज्यादा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बाकी है, उनसे बोरोइंग करती है गवर्नमेंट। लेकिन सर मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो बैंक हैं उनसे गवर्नमेंट इतना ज्यादा बोर्डिंग नहीं की, इंटरनेशनल जो है वो वही है नहीं ज्यादा। नहीं, इंटरनेशनल भी है, लोकल भी है, दोनों में है। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ लोकल पे होगा हमें। लोकल पे होगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसको करेगी डील, वो सिर्फ जी पाकिस्तानी बिल्कुल। बाउंड्रीज को करेगी। अब अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की स्टेट बैंक तो नहीं बना सकती, नहीं नहीं सर जी। तो ऐसे ही है ये। हो गया सर। सर ये एक क्वेश्चन था सर इसमें फिर कि आईएमएफ जो है वो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देता है फिर सर? नहीं, आईएमएफ जो है ना वो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है सर्कुलेशन ऑफ मनी के लिए। अब अगेन आप इकोनॉमिक्स को अगर रिकॉल करो तो मुल्क जी के अंदर सर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की यस है। सर। आईएमएफ का इस तरह का रोल नहीं है। वो क्या करता है, वो नहीं सर, फाइनेंशियल हेल्प करता है, वो वो तो करते मुख्तलिफ हैं सर, लेकिन ममालिक की यानी जो है वो ना सर वो वो लोन्स दे रहा सर, उसने मुख्तलिफ ममालिक को लोन्स दिए हुए हैं ना सर, लोन्स दे, या उनकी एक अपनी एसडीआर्स वो पॉलिसी इश्यू होती है, करता है। उसका उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का रोल नहीं होता। मॉनेटरी नहीं वो पॉलिसी जो अपना, होती है ना वो सेंट्रल बैंक देता है। अच्छा नहीं सर, आईएमएफ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं नहीं, बनाता है ताकि इस तरह वो आईएमएफ जो है ना उनकी इंटरेस्ट एक रेट को रिवाइज अपनी करता है। पॉलिसी होती है, और उनका जो इंटरेस्ट होता है ना वो पूरी दुनिया में एक मिनिमम सा होता है, यानी उससे कम इंटरेस्ट में इवन गवर्नमेंट अगर चाहे ना अपने भी इंस्टीट्यूशन से लेना वो भी नहीं मिलता। अच्छा सर। यही तो सर वजह है कि अभी जो, हाँ जी। अभी इस जो क्राइसिस की वजह से जो एक कोरोना आया है, तो जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट या डेवलपिंग कंट्रीज ने जो लोन्स लिए हैं या डेवलप्ड कंट्रीज ने, हम्म। तो फिर आईएमएफ ने अपने इंटरेस्ट को रिवाइज करके कम किया हुआ है सर? उन्होंने रिवाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक आपको टर्म हुई होगी कि 1 ईयर के लिए डेफर कर दिया। अच्छा सर। यानी उन्होंने हाँ तमाम बिल्कुल सर, ममालिक वो को कह डेफर कर, दिया है कि हम इस साल आपसे कोई भी इंस्टॉलमेंट वापस नहीं लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। यानी उन्होंने वैसे ही डेफर कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना जी, इस ठीक, तरह होता है। और बाद थैंक यू में सर। भी पॉसिबल है कि वो आने वाले दिनों में कुछ पोर्शन रीस्ट्रक्चरिंग जिसको हम कहते हैं। जी जी और सर, बिल्कुल एक सर। चीज याद रखेगा, यहाँ पे ना दो तरह की अपना हमने इकोनॉमिक्स देखनी होती है। एक होती है जिसके लिए बिजनेस की ओरिएंटेशन है, बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस के लिए हमने प्रॉफिट को देखना होता है। यस सर। जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो उसमें हमने वेलफेयर को देखना होता है। यस सर, आईएमएफ बिल्कुल जो सर। है उसका काम बिजनेस नहीं है, यस सर, बिल्कुल सर। उसका काम है वेलफेयर। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे स्टेट बैंक है। यस सर, बिल्कुल। स्टेट बैंक जो है सेंट्रल बैंक है, उसका काम फाइनेंशियल सिस्टम को चलाना है, और यस सर। वो उसका काम बिजनेस का नहीं है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन उसके मुकाबले में आप बाकी बैंक देखें तो सबकी आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी। यस सर। मिलेंगी ना, यस सर, बिल्कुल मिल इसमें जाएंगे सर। प्रॉफिट का होगा, इनकम स्टेटमेंट आती होगी, लेकिन उसमें नहीं होगी। यस सर। हाँ जी, तो इस तरह होता है ये चीजें। तो यानी सर वो फाइनेंशियल इकोनॉमी जो होती है, यानी बिल्कुल उसको डील फाइनेंशियल, करते हैं अब वर्ल्ड की आपने मनी फाइनेंशियल। मनी और कैपिटल मार्केट्स का कोर्स या पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। सर पढ़ा है सर, वो पढ़ लिया वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, है। यस सर। वो उसमें एक पार्ट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, यस सर, बिल्कुल। एक होता है फिर उसमें रेगुलेशंस की बात आती है। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें लीडिंग रोल सेंट्रल बैंक का होता है, सेंट्रल बैंक का होता और है। वो रेगुलेटर भी होता है। बिल्कुल सर। ठीक है ना जी, तो इस तरह ये चीजें चलती हैं। थैंक यू। और जी इसके अलावा, वेलकम जी, और इसके अलावा तो अब जो क्रेडिट रिस्क का है वो हमने अब किया है। आज हम जो है वो अभी तक हमने जो बातें की थी जिसमें हमने 5 C's पढ़े थे, तो आपने देखा होगा हमने कहीं पे भी ना बैलेंस शीट की बात की, ना इनकम स्टेटमेंट की बात की,
ना अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात की। लेकिन उससे पहले जब पहली स्लाइड में हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। वो 5 C's जो है बेसिकली उसको अगर हम ले तो वो आर्ट के जुमरे में आते हैं। अब जब हम उसको साइंटिफिकली देखेंगे, उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंडक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चलेगा, उसकी एबिलिटी टू रीपे का पता चलेगा। वो सारे का सारा जो है वो फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। और उसके लिए अब आप लोगों ने एक पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, मुझे अब उसमें बताने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, इन केस आगे अपना पेपर के अंदर या कहीं भी कोई चीज आएगी तो मैं अब आपसे ये डिमांड नहीं करूंगा कि ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, ये ऑनर्स इक्विटी की है, ये और इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से आप करंट रेशियो निकाल लें, ऐसा टर्नओवर रेशियो निकाल लें। ऐसी मैं आपसे इंफॉर्मेशन ना आपसे डिमांड करूंगा ना होगी, बल्कि क्या होगा, मैं आपको अब सारी रेशियोज निकली हुई दे दूंगा कि एक बिजनेस है उसकी करंट रेशियो इतनी है, उसकी क्विक रेशियो इतनी है, उसकी रिटर्न ऑन एसेट्स इतनी है, उसकी जो बाकी रेशियोज है वो ये निकली हुई। आगे उससे अब आपने उसकी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट इन सेंस कि उस बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और उस बिजनेस की एसेट मैनेजमेंट कैसी है। ये अब चीजें आपने जो की रिजल्ट्स निकले होंगे उसकी बेस पे आपने बयान करनी है। अब आपको क्लियर हो गया ना, तो अब दोबारा से आपको रेशियो का क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि अब हम उससे आगे चलेंगे कि अगर रेशियो इतनी होगी तो क्या मुराद है, उससे ज्यादा होगी तो क्या मुराद है, उससे कम होगी तो क्या मुराद है। और बिजनेस के लिए ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी फायदेमंद है या जितनी कम होगी उतनी फायदेमंद है। ये सारी की सारी चीजें हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। ये कुछ अपना शुरू में थी चीजें, जिसके अंदर जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उससे हमें बिजनेस की जो है वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी उसमें क्या होता है, पास्ट का पता चल जाता है, प्रेजेंट का पता चल जाता है, और फ्यूचर को हम फिर प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट डाटा। फिर इसके अंदर हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जिसको अब हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते थे, तो यहाँ पे अब हम उसको फाइनेंशियली देखेंगे कि बिजनेस के पास कौन कौन से जो है फाइनेंशियली उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन कौन सी जगह पे उसको वीकनेस का सामना है। ये भी हमें फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करवाते हैं। अब इसके लिए फिर प्राइमरी टूल क्या होता है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जी, कोई बताएगा? यस सर। हाँ जी, बैलेंस शीट होती है, इनकम इनकम स्टेटमेंट। वेरी स्टेटमेंट गुड। होती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, वेरी गुड, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट होती है वेरी सर, गुड, और सर एक नोट्स टू द फाइनेंशियल नोट्स टू द स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल उनकी अकाउंट्स होते डिटेल हैं। ही होती है सर। चले, अब एक बड़ा यस सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे खुशी होगी अगर कोई देगा। मुझे ये बताएं कि जो इनकम स्टेटमेंट है बैंक की, वो कहाँ से शुरू होती है? सर वो इंटरेस्ट रेट जो उसका अर्न किया होता है उसने, वहां से शुरू होती है। क्यों जी? वो उसकी होती क्योंकि है जी, वो, हाँ जी, इंटरेस्ट इनकम से, ये सर इंटरेस्ट क्योंकि इनकम बैंक के जो होता अंदर है। सेल नहीं होती। तो याद रखिएगा, जो यस सर। इनकम स्टेटमेंट होती है वो किसी भी बिजनेस के लिए उसकी डायरेक्ट इनकम से शुरू होती है, जो उसका कोर बिजनेस होता यस है सर। उसके हिसाब से। क्योंकि बैंक का कोर बिजनेस क्या है, वो डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है और मनी को लेंड करता है। जो लेंडिंग मनी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। और उसके अगेंस्ट वो जो बोरोवर से डिपॉजिट्स लेता है, सॉरी अपना डिपॉजिटर से जो डिपॉजिट्स लेता है, उस पे जो वो इंटरेस्ट पे करता है वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये चीजें अब आपने 1 बाय 1 इसमें देखना होता है और करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर रेशियो एनालिसिस होती है। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम ओवरऑल इंडस्ट्री से उसको कंपेयर कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ बिजनेसेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इवन हम उसी कंपनी को प्रीवियस सालों से कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी शक्ल के अंदर जो ये रेशियो एनालिसिस है ये हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। सर ये हमें जो क्वेश्चन आएगा ये न्यूमेरिकल टाइप आएगा? क्वेश्चन आपको जनाब आएगा, मैंने आपको बता देना जी, ये कोहिनूर
लिमिटेड कंपनी है, उसकी करंट रेशो है 0.75, क्विक रेशो है 0.25, रिटर्न ऑन एसेट्स है -10%। उसके बाद मैं बता दूंगा उसका एसेट्स टर्नओवर रेशो है इतना, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इतना है। मैं आपसे डिमांड करूंगा कि मुझे अब इसकी आप एक एनालिसिस रिपोर्ट बना के दिखाएं कि इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इवन लास्ट में इसकी एसेट मैनेजमेंट कैसी है। ये मैं एक इंडिविजुअल कंपनी का भी कह सकता हूँ, इसके मुकाबले में मैं आपको 2 या 3 कंपनीज दे सकता हूँ और आपसे पूछ सकता हूँ कि बताएं इनमें से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किसकी अच्छी, आपस में कंपेयर करके बताएं, लॉन्ग टर्म का बताएं। तो मतलब क्या होगा, जब हमें ये पता होगा कि करंट रेशो कितनी होगी जो फायदेमंद है और कितनी होगी जो नुकसानदेह है, फिर ही हम इसको कंपेयर करेंगे ना। तो अब आपने उस एक पे आधा सिर्फ एक या रिपोर्ट दो बनानी है। क्वेश्चन। जी सर, एक क्वेश्चन सर इस टाइप का अगर आप करवा दें सर मैं यहाँ पे। आपको करवा दूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो है ना ओ, आपको वो यहाँ पे, ये पहले पढ़ने के बाद ना फिर यहाँ यस पे सर, मैं आपको एक टेबल फॉर्म में बता दूंगा। ये देखें जी, ये रेशियो एनालिसिस है। यस अब सर, आप बताएं इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। आप कहेंगे जी इसकी सबसे अच्छी है, इसकी सबसे पुअर है। यही चीज आपने वर्ड्स में लिखनी है। क्यों? यस सर, जब क्रेडिट ऑफिसर या लोन ऑफिसर रिपोर्ट बनाता है ना एनालिसिस की, तो उस रिपोर्ट पे वो कंप्लीट अपनी रिपोर्ट देता है यस सर, कि इस बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो उसको बकायदा से हाईलाइट करके आगे भेजता है। यस सर। सर वो एक ये आधा नहीं क्वेश्चन हो करता जाएगा कि ना, थोड़ा सिंपली आइडिया हो उनसे जाएगा। रेशो ली, साथ अटैच की और आगे भेज दी। वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, उस यस सर, रिपोर्ट में प्लस और माइनस हर चीज शामिल होती है। फिर एक डेजिग्नेटेड अपना जो है वो पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट होता है जो सारी को फिर एवेलुएट करता है और फिर बाद में उसको अप्रूवल होती है या नहीं होती है। अक्सर आपने सुना होगा जब लोन के लिए अप्लाई करे तो वो कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए गई हुई है। यस सर, तो वो जो अप्रूवल होती है बेसिकली इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पे होती है। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये रेशियो एनालिसिस के होते हैं। इसमें हम यस सर, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, क्योंकि अब अगर आप वैसे किसी की इनकम स्टेटमेंट 2 कंपनीज की पढ़ें तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कंपनीज जो हैं इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। ऐसे ही है ना, अब 2 इनकम स्टेटमेंट आपस में अगर आमने सामने रखी हो तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसकी बजाय क्या है, हम अगर उसकी रेशियो एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान होगा। फिर उसके बाद करंट ऑपरेशंस है, उनकी वैल्यूएशन के लिए अगेन आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ के नहीं बता सकते कि ये कैसी है। उसके लिए फिर अगेन आपको रेशियो एनालिसिस ही करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो है अल्टीमेटली उसमें। और आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिला था जिसमें आपने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हो किसी भी कंपनी की? क्यों जी? सर प्रोजेक्ट्स तो मिले थे जिसके अंदर टीचर ने कहा हो कोई एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें। सर, ये तो काफी की हैं, फिर इस तरह के एनुअल रिपोर्ट्स तो काफी डाउनलोड की हैं। काफी डाउनलोड की हैं, तो यस सर। गलती से कोई पूरी पढ़ी है किसी ने? सर ये वैस ग्रो होंगे। सर बिल्कुल उसमें सर होता है सर, उसमें फाइनेंशियल आप अगर एनालिसिस शुरू में आप देखें जब ना तो शुरू में सारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है पिछले 10 सालों की, यस सर, कि कंपनी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कहाँ पे है, एसेट्स में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, ऐसा ही होता है। यस सर होता है। तो वो सर यही तो होता है बल्कि ना, ये एबिलिटी की बेसिकली अपनी वो होती यस रेशियो है। सर, एनालिसिस की बल्कि बेस पे होता रेशियोस, है, यस सर, बल्कि वो सर रेशियोज की काफी बेस पे सारे होता है। रेशियोस कैलकुलेट भी होती हैं। बिल्कुल वही वजह होती है, उसका मकसद ही ये होता है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और जो यस शेयर सर, होल्डर्स हैं उनको बताना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और वो यस कैसी सर, जा रही के लिए हमें बेंचमार्क होगा प्रीवियस ईयर्स के, पिछले सालों की निस्बत क्या है। बिल्कुल, यस सर, फिर उसी तरह इंडस्ट्री जो है ओवरऑल एवरेज। ये अब क्या होता है, अगर अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस करना है बाय स्टेट बैंक नेट से लिखना है ये। तो आपको पता चलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे जो है ना सेक्टर्स की बड़ी बड़ी है, जितनी लिमिटेड कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, इनकी बकायदा से रेशियो एनालिसिस निकालती हैं और उनकी इंफॉर्मेशन बकायदा से पीडीएफ की फॉर्म में, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ।
वो बकायदा से स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें क्या होता है, उसमें ना सिर्फ ओवरऑल इंडस्ट्री की एवरेज निकाली जाती है, बल्कि हर बड़ी बड़ी कंपनीज की इंडिविजुअल भी उन्होंने रेशोज की हुई है, और उससे फिर हमें कंपैरिजन में आसानी होती है कि इंडस्ट्री की एवरेज क्या है और इस कंपनी की क्या है, क्या उसकी इंडस्ट्री से अच्छी एवरेज है या उससे पुअर है। अगर अच्छी होगी तो इसका मतलब है ये एवरेज से ज्यादा अच्छी कंपनी है। ये बिल्कुल इसी तरह है, अब आप सबके मैं जितने भी मार्क्स हैं मैं उसकी एक एवरेज लूं, तो अगर से वो आती है 42, तो हर वो स्टूडेंट जिसके 42 से ज्यादा नंबर होंगे, इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज से ज्यादा है, और जिसके 42 से कम होंगे हम कहेंगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्लास में एवरेज से कम है, और जिसके 42 है हम कहेंगे जी इक्वल टू एवरेज है। इसी तरह ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी भी आपस में जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। सर इसमें ये भी हो सकता है कि विद इन द उस फर्म की जो अपनी एक कई सालों तक उसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल उसको दोनों भी तो तरह से एज हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। ये उस कंपनी का अपना भी प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो सकता है, जो कि हमने शुरू में यस लिखा सर, है ये यस सर, नंबर 3 बुलेट्स पे है। उसके यस बाद सर, हम बिल्कुल इसको सर। बाकी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको पता है जो शुगर मिल, इंडस्ट्री एवरेज। शुगर इंडस्ट्री है, अब यस सर, शुगर की एक मिल तो नहीं होती, यस सर, इस तरह केमिकल की है, इसी तरह टेक्सटाइल की है, तो वो सारी एक तो नहीं होती। फिर कुछ कंपनीज जी बड़ी सर, होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, यस, तो उनकी हमने कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए फिर ये चीजें होती हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब फिर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको कहा है एसेट मैनेजमेंट हमने देखनी होती है। अब एसेट मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है, डेटर टर्नओवर रेशो है, बाकी सारी ये रेशोज हैं। तो ये सारी की सारी रेशोज से हमें हमारी एफिशिएंसी का पता चलता है, क्या बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिवली मैनेज हुए हैं या नहीं हुए, या उनमें अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। ये सारी चीजें जो है ना इसमें होती हैं। फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, अब जो हमारा मेन फोकस है इसके अंदर वो क्या है, मेन फोकस है रिस्क ऑफ ऑपरेशंस, कि हमने यहाँ पे रिस्क को देखना होता है। यहाँ पे अब जो रेशो एनालिसिस है उसका काम सिर्फ परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन नहीं होता, बल्कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए रेशो एनालिसिस कंडक्ट की जाती हैं। और ये खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती हैं, और जो स्पेशली बैंक्स हैं उनका मकसद इसलिए होता है कि वो इसके अंदर फिर जो रिस्क ऑपरेशंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ऐसी हिडन चीजें तो नहीं है जो आने वाले दिनों में बैंक के बिजनेस के लिए अगर लैंडिंग कर दी जाए तो मसला कर सकती है। फिर इसके बाद है जी, इसकी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, दूसरी को हम गेयरिंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं, तीसरी को प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, और लास्ट जो है वो फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट रेशियो होती है। अब जो लिक्विडिटी रेशियो है इसको मैं आसान जुबान में अगर आपको बताना चाहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म जब हम बात करते हैं फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, तो उससे मुराद होती है लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो बिजनेस के जुमे वाजिबल अदा जितनी भी एक्सपेंसेस हैं और बाकी अमाउंट्स हैं, क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उसको मीट करने के लिए। तो उसमें सिंपल क्या होता है, जो 1 साल से कम अरसे के लिए पेबल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं करंट लायबिलिटीज का, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो एसेट्स होते हैं उनको मीट करने के लिए उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो इसके अंदर हम ज्यादातर जो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पोर्शन होता है, हम उसकी मदद से मुख्तलिफ रेशोज जो है वो कंडक्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होती है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, इसको हम गेयरिंग रेशियो भी कहते हैं। तो इसके अंदर अब हम ज्यादातर डेट जो है, जो अब ऐसे लोन
जो 1 साल से ज्यादा के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए जिनकी अपना मेच्योरिटी होती है, वो सारे के सारे जो लोन होते हैं उनको पे करने के लिए बैंक के अपना जो है कंपनीज के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, उससे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। अब इसके लिए भी क्या होगा, जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, टोटल एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट जो कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उन दोनों को जो है वो हम इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। थर्ड फिर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो नेट इनकम होती है, नेट प्रॉफिट होता है, उसको मुख्तलिफ अपना एसेट से, लायबिलिटी से, कैपिटल से और बहुत सारी दीगर अकाउंटिंग कह लें के अकाउंट्स के अंदर उसको कंपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन दी प्रॉफिटेबिलिटी कि बिजनेस ने कितना रिटर्न अर्न किया है। और लास्ट में एसेट मैनेजमेंट है। इसमें जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं स्पेसिफिकली, जिसमें स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, फिर इस तरह जो क्रेडिटर्स का होता है, कैश कन्वर्जन होती है, इन सब को देखा जाता है कि कंपनी उसमें कितनी एफिशिएंट है और कितना इफेक्टिवली वो जो है वो अपने बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर रही है। तो ये सारे का सारा जो है इसके अंदर जो है वो अपना होता है। ये काफी स्टूडेंट्स अभी बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं हमें। नो सर एक्चुअली नेट इशू हो रहा है, बार बार मीटिंग जो है वो लीव खुद ही होती जा रही है। अच्छा है कि मॉर्निंग की अभी लेक्चर हो रहा है, हमारा अभी नहीं होगा। वो समझ रहे हैं कि अभी मॉर्निंग का लेक्चर हो रहा है, हमारा लेक्चर नहीं है, इसलिए वो अभी ग्रुप में भी यही बात कर रहे हैं। कंबाइन है आज लेक्चर? नहीं कंबाइन नहीं है, ये इवनिंग का मैं दोबारा से लूंगा इसके बाद। अच्छा ये सेशन खत्म होने लगा, फिर मैं दोबारा से आपको करता हूँ। ओके सर। हाँ जी।